तो हमारे ठीक पहले इतना खूबसूरत सेशन हुआ है जिसमें आर्ट, कल्चर, म्यूजिक सब कुछ था। उसके बाद हम सीधे आ गए इस बात पर बात करने के लिए फार्मा। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन फिर हम ये बात कर रहे थे कि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हेल्थ केयर, हेल्थ, अगर हम इमीडिएटली नहीं जुड़े हुए, हमारा वास्ता नहीं है, तो परिवार के किसी का है या दोस्तों का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप यू ऑल आर विद अस। तो सबसे पहले तो किससे मैं सवाल पूछूं? इतने सारे expertise हैं। दिनेश जी, तो दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई थिंक पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ अभी। लेकिन दिनेश जी, जब मैं इसको जानने की कोशिश कर रही थी मेडिसिन के बारे में, तो एक सेंटेंस जो बार बार मेरे जहन में आ रहा था वो है, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम सच में ये कह सकते हैं इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो फार्मा कंपनियां हैं वो वाकई इंडिया के लोगों को इतना फायदा पहुंचा पा रही है? ठीक है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत बनाते हैं हम लोग हमारी देशी खपत के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी। पर ये कहना शायद इसको क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दवाइयाँ हम लोग इंडिया के लिए बनाते हैं और जो हम हमारे लिए यूज़ होती है इंडिया में, इनकी क्वालिटी पे बात कम होती है। आप प्रशंजित दत्ता आपके साथ जो बैठे हैं, पत्रकार हैं, इसके बारे में लिखते रहे हैं, और हमने देखा है कि कोविड के समय, बहुत समय नहीं हुआ है अभी, दो एक साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, दवाइयों की क्या मारामारी थी उस समय पे, किस तरह की दवाइयाँ हमें बेची गई थी, उनका क्या असर हुआ था हमारे ऊपर। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के समय के टॉपिक पे हम लोग ना, जब स्वस्थ होते हैं उस पर बात नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगी में वैसे ही इतनी और प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग हेल्थ के बारे में तब नहीं सोचते जब सोचना चाहिए, और जब सोचने की बारी आती है, जब हम बीमार होते हैं, घर में कोई और बीमार होता है, तब सोचने का समय नहीं मिलता है। तो ये जो पैनल आपने जुटाया है आज, ये बहुत ज़रूरी है। होपफुली समझ आएगा इस पैनल के थ्रू कि स्वास्थ्य के बारे में बात करना क्यों इतना ज़रूरी है जब हम स्वस्थ होते हैं, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रसन्नजीत जी, कोविड की बात आई तो हम वो वक्त तो कभी नहीं भूलेंगे जो हुआ था। उस वक्त बहुत सारी जरूरी मेडिसिन होती थी जिन पर हम पहले ध्यान नहीं देते, कैन वी स्पीक नाउ? तो विटामिन सी तक की गोलियां होती थी जो बहुत जरूरी होती थी। अभी कुछ दिनों पहले दिनेश जी, शायद आपको म्यूट करना होगा थोड़ी देर के लिए अपने आप को। या थैंक यू सो मच। सो बहुत बेसिक सी दवाइयाँ होती थी जिनका इस्तेमाल होता था उस वक्त। क्या हमने उससे कोई सबक सीखा, या क्या सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से ध्यान दिया गया? अभी कुछ दिनों पहले पैरासिटामोल, पैन-डी, विटामिन सी की दवाइयाँ तक नकली निकली। तो ऐसे में हम कह रहे हैं वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और हम अपने लोगों को क्या दे रहे हैं? देखिए, कोविड का और जो प्रॉब्लम है, दे आर एक्चुअली 2 सेपरेट प्रॉब्लम। कोविड के समय में हमने जो 2 वैक्सीन अलाउ की, उसमें से एक वैक्सीन का तो जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं हुआ था, शुरू हुआ था जब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी। हाँ, गवर्नमेंट ने उस समय अप्रूव कर दी एक, एंड दैट वाज रिजेक्टेड। हर कंट्री में जहां वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया, वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा जो मेडिसिन था वो ठीक है, जो बाहर से आया था, इट वाज एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, एंड लेकिन उस पे सब कंट्रीज में उन्होंने किया, विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स उनको पता चल गया था कि दिस इज बेस्ट ओनली फॉर 50 ईयर ओल्ड एंड अबव। उनके नीचे जो ब्लड क्लॉटिंग का एंड सडन डेथ का बहुत ज्यादा रिस्क है।
हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कुछ नहीं किया उसके बारे में। तो जो ये हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, हो क्या वो उसी सकता का है, हमें पता नहीं, क्योंकि देखिए जो हो सकता है, क्योंकि जब हमने फॉलो अप ही नहीं किया, जब हमने देखा ही नहीं कि उसका इफेक्ट किसी के साथ हुआ, जब हमने किसी का जो एडवर्स इफेक्ट्स का नोटेशन ही नहीं किया, किसी का डेटाबेस ही नहीं बनाया, तो हमें पता नहीं है कि ये हार्ट अटैक जो अभी भी हो रहे हैं 20-30 साल के नौजवानों में, कि ये उसके लिए है या नहीं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूके में वो उसी समय बंद कर दिया था। उन्होंने रेकमेंड किया था कि ये सिर्फ 50 साल और उसके ऊपर के उम्र वालों को दिया जाए, पर हमारे यहाँ सबको दिया गया, 20 साल के 18 साल के ऊपर सबको दिया गया। जो आज का प्रॉब्लम जो अभी आ रहे हैं वो है कि हर इंस्पेक्शन में जब रैंडम सैम्पलिंग होती है, उसमें हम देखते हैं कि एटलीस्ट 10 to 15% ड्रग्स जिसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी के दिखाई देते हैं। दैट मीन्स कि या तो फिर बहुत कम है, या फिर इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है, या फिर वो एक दो जगह पे तो ड्रग मिला है कि वो सिर्फ चौक मिला है, वो ड्रग ही नहीं था, इंग्रेडिएंट ही नहीं था। तो उससे किसी की बीमारी ठीक हो नहीं सकता। डॉक्टर दे सकता है उसका प्रेस्क्रिप्शन इन ऑल जी। फेयरनेस, केमिस्ट बेचता है, आप पैसे खर्च करते हो लेकिन आप ठीक नहीं होते। और वो प्रॉब्लम है, दैट इज द सेकेंड प्रॉब्लम ये पब्लिक हेल्थ में जो इंडिया में हो रहा है। एक तो हमारे रेगुलेटर्स अलाउ कर रहे हैं ड्रग्स बाहर से, जिसका प्रॉपर हमारे लिए वो ही नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल से नहीं हुआ है। और दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल में 10 to 15% ड्रग्स या तो फिर फ्रॉड या फिर फेक या फिर जो ठीक ही नहीं कर सकते जी। वैसे। जो क्लिनिकल ट्रायल की बात आई तो पुनीत जी, क्लिनिकल ट्रायल के मामले में इंडिया बहुत पीछे है। लेकिन जब इतने सारे वैक्सीन्स को हमने जल्दबाजी में इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है उस वक्त जिंदगियां बचानी थी, क्या हमने एक मास क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर दिया बिना पूछे? Exactly. But we didn't follow up. Because देखिए, just to आप finish, आप जो बात कह रहे थे कि एक इम्प्रेसिव बात वैक्सीन रोल आउट की इंडिया में ये थी कि देयर वाज अ सेंट्रल एजेंसी, आप रजिस्टर करिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, एक डेटाबेस आपके पास था। आप हर 6 महीने, हर साल के बाद हर पेशेंट को एक SMS मैसेज भेज सकते थे कि भाई तुम जिंदा हो, नहीं हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं। अब ये क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये है कि हमारे देश में, सॉरी टू से दिस, देयर इज नो कल्चर ऑफ रिसर्च। और ये मैं कह रहा हूँ उस शहर में का रहने वाला भी हूँ जिस शहर में एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का इंस्टीट्यूशन है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने साल से इतने सारे लोगों को तनख्वाह मिल रही है, एक ड्रग आप मुझे नाम बता दीजिए जो इंडिया से निकल के वेस्ट में अप्रूव हुई। देयर इज नॉट एक भी दवा नहीं आज तक। एक भी नहीं। एक हुई थी within a year, FDA actually withdrew it from the market because of liver toxicity. तो जो आपने बात कही वो एक केमिकल है, it's easy to copy the chemical, मतलब, but as दिनेश साहब has pointed out बहुत बार कि the quality has to be assured कि what you are producing is actually वो है। और ये नई केमिकल एंटिटी को हम हिंदुस्तान में कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें एक कमिटमेंट होता है बहुत बड़ा फाइनेंशियल, और उसका रिटर्न जो है, चांसेस ऑफ सक्सेस हम बात करते हैं। आपको एक मैं बहुत सिंपल बताऊं, हम 10,000 केमिकल से शुरू करते हैं, उसमें से करीब 100 जो हैं वो सिर्फ एनिमल टेस्टिंग में पहुंचते हैं, और उन 100 जो एनिमल टेस्टिंग में पहुंचते हैं उसमें से कहीं एक जाके इवेंचुअली अप्रूव होता है। आप दिनेश साहब, I hope I am right. Interrupt me if I am not. On this, not my. तो अब क्या है कि this is a long term game. मतलब if you want to call it a game, कि एक रिसर्च कमिटमेंट जो एक कंपनी करती है नई ड्रग का, वो एक अपफ्रंट पैसा खर्च कर रही है। उसको मालूम है कि उसकी चांस ऑफ सक्सेस बहुत कम है, लेकिन और इसमें 10 साल लगेंगे एक एन एवरेज। और इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में एक एस्टिमेट है कि एक ड्रग को मार्केट में लाने में $1.7 बिलियन का खर्चा है। समझ रहे हैं? तो अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे क्यों इतना अट्रैक्शन है फैक्ट्री और जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि जो ओनर है इंडस्ट्रियलिस्ट,
वो कहता है मुझे इस पैसे का रिटर्न कब मिलेगा। So it's like an industry, इट्स लाइक तो profit oriented industry. प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो वो जो है वो ये अनसर्टनिटी जो है 10 साल की और सक्सेस होगी या नहीं होगी इधर इन्वेस्टमेंट की, जब उनको मालूम है कि अगर मैं एक और फैक्ट्री लगा लूं तो मुझे 3 साल में रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। तो ये एक हमारे कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे डॉक्टर्स को, मैं खुद इंडियन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, हमको ना रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है, ना हमको तमीज़ है इवेल्युएट करने की रिसर्च की, और ना हमारे डॉक्टर्स में एक इच्छा है टू एक्चुअली डू रिसर्च। सो ऑल दीज फैक्टर्स फीड इनटू दिस थिंग। सतीश जी, ये जो रिसर्च ना होना या फिर इतने सारे जो फैक्टर्स हैं, एक दवा हम नहीं बना पाए हैं अभी तक, फिर भी हम कहते हैं कि वी आर द थर्ड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ मेडिसिन टू यूएस। 40% जेनेरिक मेडिसिन जो यूएस जाती है वो यहाँ से जाती है। तो फिर वो मेडिसिन क्या है, लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेडिसिन बनती नहीं है तो वो कौन सी मेडिसिन होती है जो सप्लाई होती है। देखिए, जब एक पेटेंट खत्म हो जाता है उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है दवा की, उसे कहते हैं जेनेरिक्स। तो भारत ने कहा कि हम पेटेंट बना नहीं सकते, क्योंकि अगर एक दवा ईजाद करने में 10 साल लगते हैं, 15,000 करोड़ रुपए लगते हैं। 15,000 करोड़ रुपए किसी भी आदमी के लगाना मुश्किल है। अगर आपका बजट 15,000 करोड़ रुपए का R&D का होगा तो आपका रेवेन्यू कम से कम 50,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कल्चर्स पैदा करने में कम से कम 3-4 जनरेशन्स लग जाती हैं। तो हर कंपनी जो दवा बनाती है वो R&D नहीं करती, लेकिन कई कंपनियां प्री क्लिनिकल के बाद बेच देती हैं मॉलिक्यूल किसी को। तो यानी कि जो कल्चर है पहले प्री क्लिनिकल का 10,000 से 1 तक लाने का एक है, 1 से आगे स्टेज 2-3-4 जो आती हैं उनके से अलग होते हैं। तो वो कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे रेगुलेशन उस तरह का नहीं है, कैसी बॉडी नहीं है, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, उस तरह के रिसर्चर्स नहीं है, तो उसका इकोसिस्टम। और उतना शायद पैसा सरकार का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। नहीं, सरकार तो कर ही नहीं सकती, ऐसे काम करेगी भी तो उसका नतीजा उल्टा हो जाएगा। तो कैसे? हमारे यहाँ इकोसिस्टम, देखो सरकार जो करती है वो चेकलिस्ट करती है। मैं आपको हर चीज़ में आप देखोगे जब भी सरकार करेगी, अच्छा 10 चीज कैसे मॉनिटर करेंगे, बॉक्सेस बन गए, तो ब्यूरोक्रेसी को बड़ा अच्छा मजा लगता है, बॉक्सेस उन्होंने चेक कर दिए, लेकिन असली चीज़ नहीं हो पाती। अब जितनी नीतियाँ देखोगे आप, हर जगह ये परेशानी आती है कि वहाँ पे किसी का ओनरशिप नहीं, नहीं, लेकिन जैसे पता चला मुझे कि अमेरिका इंडिया की जीडीपी का 3 गुना खर्च करता है। हेल्थ केयर में जो अमेरिका का खर्चा है, हाँ। भारत की जीडीपी करीब 2 गुने से कुछ ज़्यादा है। 2 गुने से ज़्यादा है। तो और हम जो अपना खर्च करते हैं वो जो मैं देख रही थी जीडीपी का 1.3% है। ये इससे 5-6 गुना ज़्यादा चाइना में खर्च होता है, और शायद अमेरिका में तो 100 गुना से ज़्यादा खर्च होता है। तो फिर क्या चीज़ हमें रोक रही है जब बीमारियां बढ़ रही हैं, जब इस तरह का पैंडमिक हमने देख लिया और हमने देख लिया कि हेल्थ केयर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी सरकार के शायद जो चुनावी मुद्दे होते हैं उसमें ये नहीं होता, बहुत बड़ा क्यों नहीं होता? उसकी वजह बताऊँ आपको। हम जैसा सोचते हैं उसमें एक कुछ गड़बड़ है। हम कहते हैं इतने में काम करो। अभी मैंने सरकार से कुछ कहा तो उन्होंने कहा आप इतना खर्च क्यों करना चाहते हैं। मैंने उनसे यही कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप रोजाना का पूरा खाना सिर्फ 10 रुपए में खाइए, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप देखिए, टेस्ट कीजिए खाने में कितना खर्च होता है, तब तय कीजिए कितना खर्च होगा। लेकिन आपने पहले तय करते 10 रुपये खाना खा के आओ, रोज 10 रुपये खाना खाओ, 6 महीने में आपकी आबादी मर जाएगी। हम हर चीज़ में यही करते हैं, हम तय कुछ कर देते, इतने में ही करना है। का जिक्र किया, मेरा नाम है 1 लैपटॉप पर चाइल्ड प्रोजेक्ट। जब मैंने देखा उस पर तो उन्होंने कहा साहब लैपटॉप कितने में आता है, मैंने कहा लैपटॉप तो 10% कॉस्ट होगी, कॉस्ट 100 होगी। सबने लैपटॉप खरीदे, बाकी 90 नहीं किया, सब खराब हो गया। तो हमारी पॉलिसी चाहे किसी को चाहे, हेल्थ केयर बजाना मुश्किल चीज़ थी कि इसका सीधा रिश्ता हमारे शरीर से, जीवन से। लेकिन जहाँ जीवन नहीं है वहाँ भी हमारे फैसले ऐसे खराब हैं। तो वहाँ से यहाँ तक आने में हमारे सोचने का ढर्रा जो है अजीब सा है। अब सोचिए, अगर अमेरिका का हेल्थ केयर का बजट हिंदुस्तान की पूरी जीडीपी का 2 गुने से ज़्यादा है, अगर एक अमेरिका की जो फार्मासी कंपनी का जो एक बजट है, एक कंपनी का हिंदुस्तान के सारे R&D से ज़्यादा है, जबकि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। नहीं, अब सोचिए ना, एक कंपनी का R&D बजट पूरे हिंदुस्तान के R&D बजट ज़्यादा है। 27 बिलियन डॉलर एक कंपनी का बजट है R&D का, फार्मास्यूटिकल का, और हमारे पूरे देश के R&D का बजट 10 बिलियन से कम है। तो
वो जो गैप बहुत ज्यादा है। तो ये जो गैप है दिनेश जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, कहते हैं जहां गैप और लूप होल सरकार छोड़ती है, क्या वहां पर जो फायदा उठाने वाले होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं? क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन दो चीजें ऐसी हैं जिनके बिना किसी जनता का काम नहीं चल सकता, और हेल्थ और एजुकेशन यही दो चीजें हैं जिसमें माफियाज की एंट्री हो चुकी है, एक तरह से कहा जाता है। कहाँ वो लूप होल रहा है? देखिए, दो प्रश्न हैं इसमें। पहला आपने पूछा कि भारत एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन, तो वो कौन सी मेडिसिन होती है, उसका जवाब शायद नहीं मिला है। उसका जवाब पहले दे दूं, उसके बाद मैं आपको दूसरी बात का जवाब दूंगा। हमारे यहाँ देखिए दो ट्रैक होते हैं क्वालिटी के, हमारे यहाँ दो स्टैंडर्ड हैं। जो हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं एक्सपोर्ट के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, उनकी गुणवत्ता अलग होती है। उनकी गुणवत्ता अमेरिका में जो एक्सेप्टेबल है उसके हिसाब से बनाते हैं हम दवाई, और जो भारत में दवाइयाँ बिकती हैं उनकी गुणवत्ता जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना नीचे है, और ये सच्चाई है और हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए इस चीज़ को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन अलग क्वालिटी की होती हैं और जो भारत में बिकती हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है। अब इसको जानने में समय लगेगा, पर यह सच्चाई है। लेकिन यहाँ तो दूसरी चीज जिंदगी ये और है मौत कि का हम लोग सवाल जब है, ये हमारा किसी और हमारा जो स्पेंड है हेल्थ, हमारा बजट है हेल्थ केयर का, जब हम अमेरिका जैसे देश से कंपेयर करते हैं तो ये शायद ठीक कंपैरिजन नहीं है। मैं बताऊं इस चीज को आपको, अमेरिका का हेल्थ केयर बहुत टूटा हुआ है। ये कॉर्पोरेटाइज हेल्थ केयर है जो हम लोग भारत में कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। जहां हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां हमको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। देखिए हमको हम एक गरीब देश है, हमारी आबादी बहुत अमेरिका से 4 गुना है। हमारा कंपैरिजन थाईलैंड से होना चाहिए जहां पे हर आदमी को, हर थाईलैंड के नागरिक को फ्री सुविधा दी जाती है उनकी उनकी गवर्नमेंट के थ्रू। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थाईलैंड का देखना चाहिए आपको, ना कि अमेरिका का। देखिए कितनी बार आप अस्पताल जाते हो और आपको अननेसेसरी टेस्ट किए जाते हैं, आपके ऊपर सीटी स्कैन्स किए जाते हैं, एमआरआईज किए जाते हैं, ब्लड टेस्टिंग की जाती है। हम क्लिनिकल मेडिसिन का प्रैक्टिस करना भूल गए हैं, सारी की सारी डायग्नोस्टिक मेडिसिन पर चले गए हैं। अमेरिका जितना खर्च करता है वो सही है, पर यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये बिल्कुल कॉर्पोरेटाइज सिस्टम है। इसमें पैसा बनाने के तरीके हैं इसके अंदर, और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और जो हम लोग इंश्योरेंस स्कीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आयुष्मान भारत है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस की बात हो रही है, इसमें पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ना कि हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, नर्सेस की अवेलेबिलिटी है, पैरामेडिक्स की अवेलेबिलिटी है, उनकी ट्रेनिंग है, उनके कॉलेजेस की, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो मतलब ये पॉलिसी, जैसे आपके पैनलिस्ट ने बताया, हमारी पॉलिसी बिल्कुल गलत है। और हम लोग जो कर रहे हैं, कोविड में देखा कि अगर आप 4-2 लाख देने के लिए तैयार थे, तभी भी आपको बेड नहीं मिल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों नहीं मिल रहा था बताइए? भूल गए आप कोविड की बात? अभी तो 4 साल ही हुए ना। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो हमारी सोच है हेल्थ केयर की ओर, इसको फंडामेंटली बदलना पड़ेगा हमको। अमेरिका हमारे लिए कंपैरिजन नहीं है, थाईलैंड है हमारा कंपैरिजन। जी। फिर हम कहाँ चुक रहे हैं? आज भी इतने हॉस्पिटल्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, माना जाता है कि जरूरत जितनी है उससे 81% आई थिंक कमी है इंडिया में। आई थिंक वो दिनेश साहब ने जो बात कही कि मिसप्लेस प्रायोरिटीज, वो एक बहुत ज़रूरी है उसको सही तरीके से टैकल करना, क्योंकि कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव नहीं करते। क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और जो अमेरिकन सिस्टम ब्रोकन है, वो भी इसीलिए ब्रोकन है कि एज कम्पेयर टू से इक्विवेलेंट वेस्टर्न इकोनॉमीज, वो प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए अमेरिका का स्पेंड के कंपैरिजन में जो आउटकम है पेशेंट का, वो बहुत बुरा है, मतलब उसका रेशियो बहुत स्क्यूड है। लेकिन आई गो बैक, एक आपने पहले पॉइंट पूछा था चाइना और उसके बारे में, आई कम बैक अगेन टू दिस थिंग अबाउट टेम्परामेंट, अबाउट रिसर्च। तो देखिए चाइना में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ड्रग रेगुलेशन का, FDA टाइप का। उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, और उन्होंने हम लोगों से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये कहा कि आपको अगर चाइना में ट्रायल करनी है तो आपको हमको ये डॉसियर एडवांस में देना पड़ेगा जो आप यूरोप में या US में सबमिट करने वाले हैं। और उनका हमेशा जवाब ये था
कि हम आपसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सीखना है, हमारे लोगों को ये चीज़ सीखनी है, उन्हें नहीं आती। और मेरा एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं जाता था क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए चाइना में, तो एक तो फ्रेंडली डॉक्टर से मैंने कहा कि तुमको अजीब सा नहीं लगता है कि ये एक इंडियन आदमी जो एक अमेरिकन कंपनी के लिए आके तुमको कह रहा है, तो तुम मेरी क्यों सुन रहे हो? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही मुझसे। उसने कहा देखो पुनीत, द डिफरेंस इज कि एक तो हमारे चाइना में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हम अंग्रेजी हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को आती है डॉक्टर्स को, तो वो लेटेस्ट उससे फेमिलियर नहीं है। और हम तुम्हारी बात इसलिए सुन रहे हैं कि तुमको इस फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें इस चीज़ को सीखना है। अब इंडिया में क्या होता है, उन्हीं ट्रायल्स के लिए जब मैं इन्वेस्टिगेटर मीटिंग यहाँ करता था तो मुझे हर सीनियर प्रोफेसर ज्ञान देता था इसके ऊपर, कि जब मैं उससे कहता था कि हमारे प्रोटोकॉल में ये है कि पेशेंट को इस तरह ट्रीट करना है, विच हमेशा इज बेस्ड ऑन द बेस्ट एंड द हाईएस्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अराउंड द वर्ल्ड, तो वो हमसे कहेंगे नहीं नहीं मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा होता नहीं, मैं तो ये करता हूँ। अब आप उनसे पब्लिक में बहस तो कर नहीं सकते कि भाई आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मतलब। और ये जो हमारे यहाँ एटीट्यूड चला आ रहा है ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन रिसर्च, उससे सीखना नहीं है। तो जस्ट टू मेक दिस पॉइंट कि डेवलपिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग ईस्टर्न यूरोप इतना हेविली क्लिनिकल ट्रायल में क्यों आए, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे कंट्री का जो एक मेडिकल केयर का स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि हम ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारे डॉक्टर्स और पेशेंट्स जो हैं दोनों को, पेशेंट्स को नई मेडिसिन मिल रही है, अच्छी केयर मिल रही है, और हमारे डॉक्टर्स को सीखने से के लिए मिल रहा है औरों से। और मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में ये था कि साहब अगर आप साउथ की कुछ स्टेट्स को छोड़ दीजिए और एक गुजरात में जहाँ से कई एक्सपैट इंडियंस वापस आए हैं जिनको आइडिया है, पूरे नॉर्थ इंडिया में साहब मुझे एक सेंटर नहीं मिलता था इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, पीजीआई चंडीगढ़, जो क्लिनिकल ट्रायल की रिसर्च में पार्टिसिपेट करने को चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल पर ही हम बहुत मिथ्स हैं क्लिनिकल ट्रायल को लेकर, मुझे लगता है लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब एक क्लिनिकल ट्रायल की बात की जाती है तो लोगों को डर लगता है, क्योंकि हर किसी का जो भी बीमार है उसका अपना या उसकी अपनी ज़िंदगी उसके लिए बहुत कीमती होती है, कुछ पता नहीं होता क्लिनिकल ट्रायल के बाद होगा क्या। लेकिन अगर जैसे एज अ BBC ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो स्टोरीज आती हैं, अमेरिका से आती हैं, ब्रिटेन से आती हैं, तो वहाँ होता है कि किसी को पार्किंसंस है या किसी को कोई और बीमारी है बड़ी जिसकी कोई दवा नहीं है, क्लिनिकल, या उसको शायद कुछ दिन और जीना है, उसके बाद डेथ हो जाएगी। फिर क्लिनिकल ट्रायल आता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप वॉलंटियर करेंगे, 70% चांसेस आप ठीक हो जाएंगे, 30% है नहीं ठीक है होंगे, एंड दे पुट फेथ इन दैट एंड दे रिकवर। ऐसा इंडिया में क्यों नहीं होता है, कहाँ है, मतलब इमोशनल लेवल पे या इंफॉर्मेशन के लेवल पे क्या लूपहोल है उसमें? एक क्लिनिकल ट्रायल का एक इकोसिस्टम होता है, उसमें डॉक्टर कैसे चुनेंगे, पेशेंट कैसे चुनेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सब को सिखाने पढ़ाने में बहुत वक्त लगता है। जब कंपनियां करती हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और जो FDA की प्रोसेस उसको पूरी करनी पड़ती है, जो करीब मान लीजिए 6-7 ट्रक का डेटा लोड बनता है कागज़ में, उसके लिए पूरी प्रोसेस जो हमारे यहाँ रिगर है ही नहीं है। हम लोग कल्चरली रिगर का हिस्सा नहीं है। जैसे पुरीजी ने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी भारत की रिसर्च की बात आती है, वहाँ कहीं रिलैक्सेशन हो गया, कहीं कैजुअल अप्रोच हो गई, उन सब से रिसर्च हो नहीं पाती जिसको दुनिया एक्सेप्ट करे। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हमने बनाया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बॉस्टन हेल्थ के ऊपर, हार्वर्ड ने उसमें हिस्सा भी लिया, लेकिन परेशानी ये है कि हम जो कहते हैं उसको हम रिसर्च से बैकअप नहीं कर पाते। तो जब आप बात करें, लोग तो आएंगे जब उनमें विश्वास बढ़ेगा। मुझे याद है जब दिलीप मेहता थे, वर्ल्ड वाइड हेड थे फाइजर के R&D के, तो हम लोगों ने कोशिश की क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की 1995 में हिंदुस्तान में, और दिलीप शाह थे यहाँ पर फाइजर के चेयरमैन थे मुंबई में। तब एक सिलसिला शुरू हुआ, अब बहुत बढ़ा है, लेकिन वो जो संस्कृति है, इकोसिस्टम से कहिए, संस्कृति अपनी भाषा में कहिए, जब तक बनेगा नहीं ना, डॉक्टर उसके तैयार नहीं हो पाते और पेशेंट्स को उतना भरोसा नहीं। 70% चाहे 100% आप कह लीजिए, लेकिन जब तक विश्वास नहीं बनता कुछ होता नहीं। हमारे यहाँ विश्वास उन चीज़ों होता है जहाँ अंधविश्वास हो। विश्वास होगा कैसे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे फेक मेडिसिन की संजीव जी। अभी 2023 से पहले मुझे लगता है फेक मेडिसिन या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन अगर बाजार में हैं, जैसे अभी कफ सिरप को लेकर कि भारत के बने कफ सिरप से उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हुई, गाम्बिया में हुई, वहाँ से, तो ये रिकॉल करने का कोई हमारे पास लॉ नहीं था।
तो अगर सब स्टैंडर्ड मेडिसिन मार्केट में हैं और अगर मैं दवा ले रही हूँ भरोसा करके कि शायद ठीक हो जाऊँ और मुझे वो ठीक दवा नहीं मिल रही है, तो क्या कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं था गवर्नमेंट के पास? अभी भी नहीं है। अच्छा, देखिए, जो अभी 2023 के बाद नहीं, भी नहीं, नहीं है। देखिए कोई कल्चर नहीं है हमारा रिकॉल करने का, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ फार्मा में नहीं, ये आप ऑटो में देख लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देख लीजिए, किसी भी मैं वही चीज। बार बार कह रही हूँ, ये जिंदगी और मौत का हाँ सवाल है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि हमारा जो रिकॉल करने का, तो ये जो हमारे जो न्यूज में आते हैं रेगुलरली कि जो इतने सैंपल्स टेस्ट किए, इतने बड़े बड़े कंपनीज के, एक सैंपल खराब निकला, लेकिन ये कभी वापस नहीं जाते फैक्ट्री पे, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये अमेरिका होता तो फिर कोई तो उसके अगेंस्ट पे केस करके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जीत लेते, लेकिन हमारे यहाँ तो वो चलो ठीक है, न्यूज़पेपर में आ गया, कभी कार्रवाई होगी, हाँ, कुछ 500,000 रुपए का फाइन भी हो जाएगा, उसको ब्लैकलिस्ट भी नहीं करते हम, उसका लाइसेंस हम कैंसिल नहीं करते। हाँ, तो ये हमारा जो रेगुलेटरी फेलियर है, ये बहुत मेजर फेलियर है, क्योंकि कुछ तो देखिए कैरेट एंड स्टिक जरूरत होती है। हाँ, जब किसी को डर ही नहीं है, तो उसको जब पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना 1-2 हजार रुपए मुझे फाइन देना पड़ेगा और मुझे रिकॉल करना नहीं पड़ेगा, तो वो वापस लेगा भी क्यों? उसके तो प्रॉफिट, उसके तो बिक रहे हैं। और कौन, कितने लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में वो पढ़ेगा कि इतने हमारे दवाइयाँ खराब निकली हैं? हाँ, कोई तो देखेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके देखेगा भी नहीं कि ये कोई ड्रग, ये केमिस्ट के पास पूछेगा नहीं कि अरे भाई ये तो वो बैच का तो नहीं है जिसमें वो खराब निकला था, वो भी नहीं पूछता कोई। क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चलता ना, जो गरीब है, कितने लोग नहीं, यहाँ सिर्फ गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास भी हैं, जो अपर मिडिल क्लास भी है। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप दवाइयों का फॉर्मूला उठा के पढ़ लें और आप जान लें कि मैं जो दवाइयाँ खा रही हूँ वो सही दवाइयाँ हैं। दिनेश जी, ऐसे में वो सवाल आता है फेथ का। अगर ये दोनों के फेथ का टेस्ट है, ये डॉक्टर के भी फेथ का टेस्ट है जो दवाइयाँ लिख रहा है अपने मरीज के लिए, और मरीज के फेथ का टेस्ट है जो भरोसा करके डॉक्टर पे दवाइयाँ ले रहा है। वो सोच रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा और डॉक्टर सोच रहा है मेरा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद वो महीनों महीनों बीमार हो रहा है और कई केसेस में तो जान भी जा सकती है। ऐसे में ये तो जब फेथ ही नहीं है तो फिर इलाज कैसे हो? देखिए, मैं जो रिस्पॉन्स दूंगा शायद आपको ठीक ना लगे, बड़ी सारी चीज़ें हमारी कंट्री में जो राम भरोसे से होती है, देखिए भी ऐसी चीज़ है। पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पिछले साल एक हमारे पास लॉ था पहले, उसमें होता ये था कि अगर आपकी बनाई हुई दवाई की गुणवत्ता स्टेट ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर्स की जो टेस्ट करते हैं हम लोग सैंपल से मार्केट से लेके, उनके टेस्टिंग में अगर गलत पाई जाती थी तो एटलीस्ट एक प्रावधान था लॉ में कि इंस्पेक्टर आपको कोर्ट ले जा सकता था। बहुत कम इंस्टेंसेस में होता है ये, बट होता तो था, लॉ था, उसके हमारे पास फ्रेमवर्क था कि एक तरीका है कि इंस्पेक्टर आपको कोर्ट ले जाए, कोर्ट में उसमें आपको फाइन होती थी, जैसे प्रसिद्ध ने बताया 1,000, 2,000, 10,000 रुपए की फाइन होती थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी उसके अंदर, पर एक लॉ में प्रावधान था। अब पिछले साल हमारी सरकार ने जन विश्वास बिल के तहत एक अमेंडमेंट लाया, उसमें ये कहा कि भाई आगे से आपके पास जो लॉ में प्रावधान था कि आपको जेल हो सकती थी गलत दवाई बनाने के कारण, जिसके कारण किसी की मौत हुई हो, लॉ में ये लिखा था कि इंस्पेक्टर को प्रूव करना पड़ता था कि भाई इस दवाई के कारण किसी की मौत हुई है, तभी आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती थी और जेल की प्रावधान था उसके अंदर। उसको हटा दिया हमने। अब जन विश्वास बिल के तहत लोगों को सिर्फ फाइन देकर निकल जाना पड़ता है। जज के पास जो टूल्स थे ऐसी गलत कंपनी को काम करने के लिए, कि जेल भेजने के लिए, वो हमने हटा दिया है। आप हमें ये पूछ रही हैं कि कैसे विश्वास बनेगा। विश्वास ऐसे थोड़ी बनता है, बात घूम फिर के ऐसे आती है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, अभी देखिए महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे हैं, झारखंड में इलेक्शंस हो रहे हैं, इतनी पब्लिसिटी हो रही है, किसी में उठा के देख लीजिए कहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है, कहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, हेल्थ एक्सेस की बात हो रही है। घूम फिर के बात हमारे पास यही आती है कि हमारी जनता, जब हम लोग वोट देते हैं, हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं, हम लोग इन बातों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन हम यही सोचते हैं कि कहाँ मंदिर बनाएंगे, कैसे किसी को बोलेंगे, कहाँ कटेंगे, कहाँ बैठेंगे, इसी में तो मगन रहते हैं हम लोग सारा।
तो कैसे कैसे विश्वास बनाएंगे, कैसे हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन को दुरुस्त करेंगे? जैसे कृष्ण जी ने कहा है, हमारा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो 75 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस हुए, 75 साल हो गए। I think some technical issues. जी, आप पुनीत ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि CDRI में आप लखनऊ में बैठे हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे। बताइए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जो दवाएं इजाद करती हैं, ये मलेरिया के लिए दवाई नहीं बनाएगी क्योंकि मलेरिया से उनके पैसे बनेंगे नहीं ना, वो सिकल से लेने के लिए बनाएगी। और हम कहाँ काम कर रहे हैं कि मलेरिया के लिए कोई नई दवाई इजाद जाए। सिकल सेल एनीमिया जो बस्तर के आदिवासी इलाकों में इतनी प्रेवलेंट है बीमारी है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो दो बड़ी बड़ी ये जो हमारी प्रायोरिटीज हैं बिल्कुल उल्टी है, जो हमारा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है बिल्कुल फूहड़ है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो वोट देने जाते हैं, जिस हम MP MLA चुनते हैं, उनको कभी ये नहीं पूछते कि भैया आप क्या कर रहे हो अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, मेरा प्राइमरी हेल्थ सेक्टर चलता क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है वहां पर, दवाई क्यों नहीं मिलती है, ये कहाँ पूछा है हमने इलेक्शन में? तो हम लोग कैसे विश्वास बनाएंगे इसके बारे में? जी, मुझे भी याद है शायद दिल्ली चुनाव में एक मुद्दा बना था थोड़ा सा दवाइयों का और इलाज का, और उसके बाद बाकी किसी चुनाव में ये सबसे पीछे ही मुद्दा रहता है, अगर रहता भी है तो। आई एम श्योर बहुत लोगों के पास भी सवाल होंगे इसे लेकर, तो हम बीच में सवाल भी ले सकते हैं। आपके पास कोई सवाल हो तो नहीं, तो फिर अंत में आएंगे आपके पास। किसी के पास कोई सवाल है? अगर है तो आप सोच के रखिएगा, हम आपके पास वापस आएंगे। प्रसन्न जी, लेकिन एक जो दिनेश जी जो कह रहे हैं कि सजा नहीं होती है या बाकी, हम ये भी सोच रहे हैं कि लेकिन जब गाम्बिया और उज्बेकिस्तान वाले मामले होते हैं वहाँ पर भी सजा होती है, यहाँ पर भी धरपकड़ होती है, तो क्या भारतीय लोगों की जान सस्ती नहीं है? जब इंटरनेशनल लेवल पे ये मुद्दा उठता है, जब आप कहते हैं यू आर द मसीहा फॉर लो कॉस्ट मेडिसिन एंड बाकी, और उसमें जब एक डेंट लगता है तब आप एक्शन लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर आपकी बदनामी हो रही है। भारत में इतनी जाने जा रही है, उसका क्या? एक चीज है कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, और मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि जो उनको बहुत सारे ब्लेम्स होते हैं कि ये लोग एक दो ब्रांड के ही दवाइयाँ क्लियर करते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर से पूछे जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है, तो उनको भी पता होता है कि जेनेरिक तो सब में सॉल्ट वही लिखा हुआ है, लेकिन बाई ट्रायल एंड एरर उसको पता चल जाता है कि मेरे पेशेंट्स इस ब्रांड के दवाई से ठीक होता है, उस ब्रांड के दवाई से ठीक नहीं होता। हाँ, तो लोग बोलते हैं कि ये सर आप ये डॉक्टर साहब हमेशा महंगा दवाई लिखते हैं, केमिस्ट को जाके बोलते हैं कि इससे कोई सस्ता नहीं है, तो वो कोई सस्ता सब्स्टिट्यूट दे देता है। वो सोचते हैं कि ये मेडिकल फार्मा कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वो पैसे है, लेकिन जो है कि कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको बोलेगा कि हमने जो देखा है कि हमारा जो ट्रस्ट है, 3-4 ब्रांड से ज़्यादा हम ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जो जितने भी हंड्रेड्स जो उसके ऑप्शंस हैं वो काम नहीं करते। हाँ, एक में आप क्रोसिन भी आप लीजिए, तो अगर क्रोसिन पे भी आप देखेंगे कि अलग ब्रांड्स के क्रोसिन ले, किसी में तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपका फीवर डाउन हो रहा है। आप दूसरा पैरासीटामोल और किसी ब्रांडेड अनब्रांडेड से ले लीजिए, आप देखिए कि डबल भी आप डोजेस लिया तो कुछ भी नहीं हुआ, आपका फीवर डाउन ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऐसे होता है प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में ये जो कहा जा रहा है इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $55 बिलियन बाय 2030। फार्मा कंपनीज का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसको आम लोगों के लिए समझना चाहे तो आम लोगों को इससे क्या मिल रहा है? ये एक्सपोर्ट करने से आम लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो तो हमारे इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है। नहीं, फार्मा कंपनीज का ग्रोथ इसे माने। अगर आप उनको फार्मा कंपनी मानती हैं, एक एथिकल फार्मा है और एक जेनरिक फार्मा है। ये जेनरिक फार्मा का ग्रोथ हो रहा है, वो होगा बेसिकली। एथिकल और जेनरिक फार्मा का अंतर समझाएंगे हम अच्छा, पहले। एथिकल फार्मा वो है जहाँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, जहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जहाँ प्री क्लिनिकल से पूरे सारे स्टेज पास करके फिर FDA अप्रूवल मिलता है। यानी कि आपने उस दवा को उस हद तक टेस्ट किया है जो कि एक सीमा तक ये तय की गई है कि सुरक्षित है। और जो बाकी जेनरिक जो है वो है जो 17 साल की पेशेंट की लाइफ खत्म हो गई है, उस पर आप बनाएंगे, उसमें भी आपके 10 पीढ़ियाँ हैं
किसी की एफिकेसी जो है 100% है, किसी की 90% है, किसी की 80 है, किसी की 0 है, तो वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल से दवा कंट्रोल नहीं होता। आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल कर भी लिया तो दवा कंट्रोल तो नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ उस पर जो कंट्रोल होने चाहिए वो नहीं है, वो है इस स्तर पे है। जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, जरा आप देखिए, तो आपको ये कैसे तय करेगा हमारा प्रोसेस कैसा है, यानी कि हमारा इकोसिस्टम पूरा उस तरह का है। जो मैं ये कह रहा हूँ $55 बिलियन जो है हिंदुस्तान की पूरी आज की 3500 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब 1-1.5% की बात कर रही हैं आप, उतनी अगर बढ़ भी गई तो उससे वो इकॉनमी भी जो असर पड़ेगा 1-1.5% का पड़ेगा, लेकिन इससे मरीजों को फायदा नहीं होगा। मरीजों के फायदे के लिए जैसे प्रसन्नजीत ने कहा, दिनेश जी ने बहुत अच्छी सी बातें की, इनफैक्ट सभी ने ऐसी बातें कही हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें से कोई मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि कहीं पे ऐसी बातें जो सही हैं उन पर बातचीत हो रही है। कि आमतौर पे ये होता है कि लोग टेक्निकल उनमें फंस कर रह जाते हैं, हम लोग उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कि एक नागरिक की तरह से देखना चाहिए। तो इसका फ़ायदा उनको नहीं होगा, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए हमें एक बार हमसे वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, आप मेरे लिए राजस्थान के लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाइए, बात 2001 या 2 की। तो उनका लेकिन 100 रुपये दूंगी मैं सबके लिए। उनका 100 रुपये देगा नहीं, 1000 में मैं कर सकता हूँ, 100 में नहीं होगा। प्राइमरी केयर पहला काम है, जिस प्रसन्नजीत ने कहा। प्राइमरी केयर भी ये समझना चाहिए कि हमारे माहौल में कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उनके लिए क्या इलाज अब संभव है दुनिया में, और नहीं है तो क्या उसके लिए हम ऐसा बनाएं कि हमारे लोग ईजाद करें वो दवाइयाँ जिससे फ़ायदा हो, और उस तरह सोचना। हमारे यहाँ सब सोचना नहीं होता, सारी की सारी पॉलिसी नीजर या किसी कुछ पसंद आ गया, कुछ रैंडम होता है, कहीं भी सोच विचार की पॉलिसी नहीं बनती। हमको लिखना आता है, पर्चे लिखते हैं पॉलिसी के, लेकिन उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप्स कैसे बनेंगे, वह हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। तुम्हारा मतलब ये मानने का ये है कि हमारी सबसे अच्छा नाम जो का राम भरोसे, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था में तो कुछ उद्योगपति आ गए हैं, लेकिन मैं सबसे हमेशा ये कहूँगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की जहाँ बात होगी वहाँ हम दुनिया से 6 पीढ़ी पीछे हैं कम से कम। एक बार एक बड़े कंपनी के टेक्नोलॉजी कंपनी के साहब ने कहा, 15 साल पहले पैनल पे था, उन्होंने कहा अब हमें किसी से टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे फ़ोन कहा, देखिए मैं इतने बड़े CEO से उनका विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी समझ टेक्नोलॉजी की फ़र्क इतना ही है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बनाने वाले वो सोचते हैं कि आईफोन कब बनेगा और हम कहते हैं आईफोन का इस्तेमाल करें, हम टेक्नोलॉजी डाल लें। ये फ़र्क मेडिकल साइंस में भी है। हम सोचते हैं हम आईफोन कब खरीदेंगे, कब खरीदेंगे। तो वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने की और इमेजिन करने की, जो बनाने की, उतना 6-7 पीढ़ी का फ़र्क है। वो दवाई में भी वही सही है। तो हर चीज़ में जहाँ टेक्नोलॉजी है हम 6-7 पीढ़ी पीछे हैं, इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम बिना पढ़े ही विश्वगुरु बन गए थे। पुनीत जी, फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी प्रसिद्ध जी आपके पास आएंगे। देखिए, फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि हम ह्यूमन बीइंग के डीएनए में कोई स्पेशल वो नहीं होता है कि अमेरिकन के डीएनए में एथिक्स है और हमारे में नहीं है। और खासतौर से जब वहाँ काम करके देख चुके हैं वहाँ जी, का तो हम यही करें, हम वही देखिए, इसी देश के प्रोडक्ट हैं, हम बाहर जाके ये काम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम में से एक सीखने की लगन थी, हमें एक एक्सपोजर मिला मेंटोर से बेस्ट प्रैक्टिसेस का, उसको हम फॉलो करें। और जो मैंने एक कल्चरल डिफरेंस आपको बताया था इंडिया और चाइना में, कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारे गुरु लोग हैं उनमें सीखने की चाह ही नहीं है। वो हम तो सब ज्ञानी हैं, हमें किसी से कुछ सीखना नहीं है, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखना नहीं है किसी से। तो वही ये एक साइंस का एक टेम्परामेंट होता है जो हर स्टेज पे अप्लाई करता है। एंड मैं लेट मी पुट इन अ प्लग हियर इफ यू डोंट माइंड, कि दिनेश जी की जो एक स्टोरी है बुक ऑफ लाइज, जो कैथरीन इबार्न की बुक है, प्लीज़ आप पढ़िएगा। और उसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको डिप्रेशन ये हो जाएगा कि मैं बाजार में जाके जब दवा खरीदता हूँ मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। एंड सेकंड, जो उन्होंने खुद एक बुक लिखी है इंडिया के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस पे, उसको पढ़िए, क्योंकि वो एक आपको दिखाता है कि हमारे स्ट्रक्चर में साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जो है प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, उसमें हम बंधन डाल देते हैं। जैसे दिनेश जी हैज पॉइंटेड आउट कि साहब हमारे लॉज में ये है कि जो DGCI का है वो फार्मासिस्ट ही हो सकता है और वो कोई नहीं हो सकता है। और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि US में FDA में
हर डिवीजन का हेड इज अ डॉक्टर, और वो उस स्पेशलिटी का एक्सपर्ट है। तो क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए, जो आप पूछ रहे हैं ना, पेशेंट की जिंदगी का सवाल है, पेशेंट की जिंदगी का सवाल अल्टीमेटली तो डॉक्टर के इस पे जाता है। तो हम कोई भी काम करें, वो अल्टीमेटली उस डॉक्टर की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि वो जो केमिकल आ रहा है, जो वो लिख रहा है। तो हमारे यहाँ साहब उन्होंने वो पत्ता ही साफ कर दिया कि कोई डॉक्टर को ये बताया ही नहीं जाता है कि ये भी तुम कर सकते हो जिंदगी में, ना उसको पढ़ाया जाता है और ना हमारे यहाँ कोई प्रोफेशन है। मैंने कई बार अपनी लाइफ में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी से कहा, वॉलंटियर किया कि मैं तुम लोगों को क्लिनिकल रिसर्च, ग्लोबल ट्रायल्स कैसे करते हैं, आप मानेंगे नहीं, जवाब तक नहीं देते, मतलब उसका। सो हमें जो है ये जो एक हम लोग बातें बहुत करते हैं कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी, लेकिन असल में हमें सीखने की भूख बिल्कुल नहीं है। और जो आपने कहा ना टेक्नोलॉजी वाला, हम सेल्फ एक्नॉलेज अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और वो हम इसलिए उससे निकल सकते हैं, हम बचे हुए क्यों हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो हम बात कर रहे थे कि आप कभी एमपी से नहीं पूछते तुमने मेरे शहर में क्या किया, मतलब इस इसमें। सॉरी प्रेसिडेंट, आप नहीं आप फिनिश। जस्ट 2 पॉइंट बनाना चाहूँगा। एक तो हमारे पास बहुत अच्छे केमिस्ट हैं, हाँ, और हजारों में लाखों में, हाँ, जो भी दवाई आप बाहर पेटेंट करते हैं वो हम 1 महीने 2 महीने में उसको रिवर्स इंजीनियर करके बना सकते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जहाँ जो रेगुलेशंस में हम फेल कर जाते हैं। एक तो चीज़ है कि जो हमारे मेडिसिन्स यूएस या यूके या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज में, या इवन ईस्टर्न यूरोप में जाती है, जो हम जेनेरिक्स बेचते हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? उनका रेगुलेटर करता है। वो रिजेक्ट कर देगा अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उतना अच्छा नहीं होगा। हम नामीबिया या उज्बेकिस्तान में ऐसा बेचते हैं जो वो बेचारे ट्रस्ट करते हैं कि इंडियन रेगुलेटर देख के हमें अच्छा मेडिसिन देखेगा, लेकिन इंडियन रेगुलेटर बोलता है कि हमें जरूरत ही नहीं है देखने की। तो ये तो ट्रस्ट यहाँ से लेकर मरीज से लेकर डॉक्टर से लेकर विदेशों में जो हम पर ट्रस्ट करके दवाइयाँ मंगा रहे हैं, ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सबके साथ हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, रेगुलेटर्स शुरू से ही जिम्मेदार है। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इंडिया का क्वालिटी तो वो छोड़ दीजिए कि वो मॉनिटर करते ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं करते, लेकिन एक चीज जो रह गई है, जो बात डिस्कस नहीं हुई है, वो है कि जो पेटेंट भी होता है उसको भी एक प्रोटोकॉल है कि इंडिया में उसको एक स्मॉलर क्लिनिकल ट्रायल करो कि देखने के लिए कि अच्छा ठीक है, ये अमेरिकन पे तो काम कर जाता है, इंडियंस पे भी काम करता है। हम वो भी वी स्किप दैट स्टेप, हम उसको भी नहीं करते। रेगुलेटर्स जो हमने या फिर ये करते हैं कि चलो ठीक है, 5 जनों का या 10 जनों का या 50 जनों का एक छोटा सा टेस्ट कर दिया, और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए जेनेटिक्स अलग है। हाँ, कुछ ये भी हो सकता है कि जो अमेरिका में एक स्टडी में मिला था कि जो मेडिसिन्स वाइट्स के लिए काम करती है, दैट माइट नॉट वर्क फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन, that might not work for the Latin Americans. Is it the difference of genes or Genetics and genetics? also the because of body composition, उसमें क्या होता है कि एक आदमी को शायद अमेरिकन के लिए, जो वाइट अमेरिकन के लिए अगर उसको 500 mg सूट करता है, तो मे बी फॉर इंडियंस इट माइट बी इवन 250 mg, बिकॉज डाइट, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स सब कुछ अलग है। तो उसके लिए जो है एक स्टडी करनी पड़ती है। इवन जो सारे ड्रग्स सेफ होते हैं कि वही डोजेजेस प्रेस्क्राइब करेंगे या दूसरा, और ये हमारे लिए काम भी करती है या नहीं, हम वो भी नहीं करते। हमारा जो ये प्रोटोकॉल, जो हमारा जो ड्रग कंट्रोलर है, उसका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है कि जो एक्सटेंसिव स्टडी करे। अब न्यू ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल्स तो छोड़ दीजिए, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है कि वो जो ड्रग अमेरिका में अप्रूव हुआ है, आप वो इंडियंस पे यूज कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम नहीं करते। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे जापान है, जापान में एक बिलीफ है कि जापानीज आर नॉट द सेम एज अदर्स, तो वो हमको हर एक को फोर्स करते हैं कि आप एक जापान स्पेसिफिक करिए दवाइयाँ। दवाइयाँ, मतलब ट्रायल करिए, हमारे पेशेंट्स को
तो हम लोगों ने जापानीज अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस किया कि देखो स्टेटिस्टिकली हम जापान में ट्रायल करेंगे, उसमें कभी इतनी पावर नहीं होगी कि वो वाकई में डिफरेंस दिखा पाए। इसलिए तुम्हारे लिए ये बेटर है कि तुम एक ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल जिसमें 40 कंट्री और हैं, तुम पार्टिसिपेट करो, तुम 500 पेशेंट जापान के दो हमको, तुम जापानीज डेटा देखो। वही मैं इंडिया के लिए भी कह रहा हूँ कि भाई तुम 1000 पेशेंट हमारी ग्लोबल ट्रायल में डालो, ताकि हम उस 1000 पेशेंट का डेटा। कोई पेशेंट अपने आप को क्यों डालेगा क्लिनिकल ट्रायल? देखिए, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लिनिकल ट्रायल का क्या फायदा है? एक तो पहला ये है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है, जो मैंने जैसा कहा खासतौर से जो ग्लोबल वाली होती हैं, उसमें मुझको ये इंश्योर करना होता है कि जो इसमें पेशेंट केयर होगी, वो जो वर्ल्ड का बेस्ट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, वो हर पेशेंट को मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस देश में है और क्या है। इज इट फ्री? इट इज फ्री, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और उसका जैसे एग्जांपल है कि एक मेरी ट्रायल थी, उसमें क्लोपेडोग्रेल हर पेशेंट को मिलना था। रशिया में उन्होंने मुझसे कहा कि क्लोपेडोग्रेल हमारे यहाँ बहुत महंगी है, तो हमने कहा नहीं, हमें तो क्लोपेडोग्रेल देनी है क्योंकि हम दुनिया भर में दे रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप क्लोपेडोग्रेल खरीद के पेशेंट को दीजिए। तो यही तो ग्लोबल तो ऐसे में मान लीजिए किसी को कैंसर हो हाँ, वही मैं आपको और उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, क्या वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए अपने आप को दे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हर ट्रायल के इंक्लूजन एक्सक्लूजन होते हैं कि अगर आपको आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने से कम है तो आप इस ट्रायल में नहीं आइए, क्योंकि ये ट्रायल 5 साल चलेगी, मतलब जैसे। तो अगर आप उस बेसिस पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका रिस्क जो है, ये बात बहुत अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेटेड है कि क्लिनिकल ट्रायल में होने से हर पेशेंट का आउटकम जो है, उसकी जो इवेंचुअल इज बेटर देन बीइंग ट्रीटेड बाय योर रेगुलर डॉक्टर। चाहे आप प्लेसिबो पे हों, चाहे वो ट्रायल फेल हो जाए, लेकिन उस पेशेंट का केयर जो है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड पे, एक स्टैंडर्ड पे हो रही है, तो उस पेशेंट का आउटकम हमेशा जो है वो एक एवरेज से बेटर होता है। उसको बेस्ट केयर मिलेगी, वो भी फ्री मिलेगी, फ्री मिलेगी। और अगर फेल हो गया तो नुकसान? नहीं, अगर मान लीजिए पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है, राइट, तो हम यही कहते हैं कि साइड इफेक्ट का ये मतलब नहीं है कि भाई हर दवा से साइड इफेक्ट होता है, हमें नहीं मालूम है जब ट्रायल चल रही है कि क्या है। तो मेरा कमिटमेंट हमेशा ये था कि अगर पेशेंट मेरी ट्रायल में है तो जो भी जायज़ उसका मैनेजमेंट का खर्चा है वो हम पेशेंट को देंगे। इस पर शायद दिनेश जी को कुछ कहना चाह रहे हैं। समझाया है कि ट्रायल्स कैसे होती हैं और हर ट्रायल के गार्डरेल्स होते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जो कंपनी स्पॉन्सर है ट्रायल करवाने के लिए, वो किस तरह से पेशेंट का ख्याल रखती है कि भाई अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो हमें नहीं पता दवाई के बारे में, क्योंकि ये टेस्टिंग हो रही है, और उस पेशेंट का ध्यान कैसे रखा सकते हैं। पर आप उससे दूर हट के एक बात सोचिए, ऐसे कितनी कंपनीज हैं इंडिया में जो अभी ट्रायल कर रही है। मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक चीज आई थी कोविड में, पतंजलि आयुर्वेद में बनाई थी, उसको नाम था कोरोनिल। कोरोनिल की टेस्टिंग जयपुर के एक हॉस्पिटल में हुई थी। आप कहेंगे कि हाँ भाई उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। आप ट्रायल को देखेंगे उसमें किस तरह से ट्रायल हुआ उसका। हर हॉस्पिटल की एथिक्स कमेटी होती है, इसमें डॉक्टर्स बैठते हैं जिनको पेशेंट्स जो प्रोटोकॉल क्लिनिक बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ता है उस चीज का। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि पुलिस स्पॉन्सर है, अल्टीमेटली ये रिलाई करते हैं कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उसकी IRB होती है, वो उनको फॉलो करनी पड़ती है। जब उनको पता ही नहीं कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं और सीखना ही नहीं चाहते हैं हमारी जो फार्मा कंपनीज, तो आप क्लिनिकल ट्रायल कैसे करेंगे और कैसे विश्वास दिलाएंगे पेशेंट को कि भाई जो गार्डरेल्स हमने बनाई हैं वो काम करेंगी। कोरोनिल कैसे अप्रूव हुआ बताइए मुझे। कितनी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने स्टेज पे खड़े होकर बाबा रामदेव के साथ ये कहा था कि एक दवाई की क्लिनिकल ट्रायल हुई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर हैं, थे उस समय के, हर्षवर्धन, जो वो ये कह सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हम विश्वास कैसे पैदा करें। बिल्कुल, ये तो बात हुई मेडिसिन की, उनकी क्वालिटी की, भरोसे की। इसके बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत आती है वो होती है पैसे की।
इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, और जैसे कि मेरे पास ये आंकड़े हैं कि लगभग 2.2% लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं हर साल। अगर मतलब यू आर जस्ट वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम गोइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसको कैसे किया जाए? मतलब क्या जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं वो सस्ती होती हैं थोड़ी, जैसे कि माना जाता है, हम लोगों पे भरोसा होता है, लेकिन वो जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर पर्चियों पे क्यों नहीं लिखते हैं आज तक? वैसे भारत में दवाइयाँ तो बहुत सस्ती हैं आमतौर पर। सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में दवाइयाँ महंगी है जहाँ बाहर से लानी पड़ती हैं, लेकिन आमतौर पर दवाइयाँ यहाँ अमेरिका की 1-2% पे आ जाती हैं।